हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड पेंटर जर्नल के फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर कोई साथी कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है इस ट्रेड से रिलेटेड, तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको ये आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर साथियों आपको पेंटर जर्नल ट्रेड की और वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पेंटर जर्नल के फोल्डर में जाकर इस ट्रेड की काफ़ी वीडियो आप देख सकते हैं, या काफ़ी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हुए हैं वहाँ जाके आप देख सकते हो। तथा दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर कॉजेज द फायर? कौन सा कारक आग का कारण बनता है? तो जो आग लगती है वो किस कारण लगती है और क्या फैक्टर, कौन सा फैक्टर है, कौन सा कारक है जो उस पर इफेक्ट डालता है? तो किसी भी आग को जलने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है या 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है फ्यूल, एक होता है ऑक्सीजन, एक होती है हीट। तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो केवल यहाँ ऑक्सीजन दिया गया है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A2। तो किसी भी आग को जलाने के लिए हमें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है वो दिया है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज ऑन द लिक्विड गैस फायर या लिक्विफाइड गैस फायर? तरल गैस आग पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का हम उपयोग करते हैं? तो जो भी लिक्विफाई गैस की जो फायर लगती है, जो आग लगती है, उसके लिए आग बुझाने के लिए जो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो करते हैं क्लास C फायर। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एजेंट मटेरियल? एजेंट सामग्री को बुझाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? तो ये होता है टू पुट आउट द फायर। आग बुझाने के लिए हम एक जो फायर एक्सटिंग्विशर हम इसलिए किस लिए यूज करते हैं? आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है एज ए मटेरियल, उसका पर्पज क्या है? तो उसका पर्पज होता है आग को बुझाना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? विद्युत उपकरण पर आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? तो कोई भी जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रिकल पैनल में कोई आग लगती है तो आग को बुझाने के लिए जो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो होता है हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी मान लें हम वर्क प्लेस पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले जिस विक्टिम को या जो पेशेंट है उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कहलाता है हमारा फर्स्ट एड। जो मान लो किसी को अगर कोई गहरी चोट लग गई है तो हॉस्पिटल मान लो थोड़ा दूर पे है, तो जो फर्स्ट 30 मिनट्स जो मानी जाती है वो मानी जाती है एज ए गोल्डन आवर। तो जो फर्स्ट 30 मिनट जब भी एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटल में एडमिट कराने का जो बीच का जो समय होता है, अगर वो 30 मिनट तक है तो राइट है, अदरवाइज़ क्या है कि पेशेंट को खतरा हो सकता है। तो इसलिए जो फर्स्ट 30 मिनट्स होती है एक्सीडेंट हैपनिंग से, उसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर। तो हमें कोई क्विक एक्शन लेना होता है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सडन एक्शन टू बी टेकन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A2। इट इज़ एन इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। यह एक तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो कि पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ CPR ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट। रोगी को CPR उपचार किस स्थिति में दिया जाना चाहिए। जब भी ऐसा कोई पेशेंट है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है या उसकी पल्सेस काम नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में हम CPR देते हैं। तो CPR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्डियो पल्मोनरी रिसाइटेशन। तो ये जब भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या फिर उसकी हार्ट बीट ना चल रही हो, पल्सेस ना चल रही हो, तो उस कंडीशन में हम CPR देते हैं। तो CPR एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आपने देखा होगा, कभी फिल्मों में भी देखा होगा कि जब व्यक्ति को सांस नहीं आता है तो एक दूसरा व्यक्ति जो पेशेंट है उसको मुंह से सांस देता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है CPR ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फर्स्ट एड कैन बी गिवन टू द इमीडिएट टू द शॉकिंग विक्टिम। तो सदमे से पीड़ित को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा क्या दी जानी चाहिए। तो ये जो दी जाती है ये हमारी होती है कीप द गुड एयर सर्कुलेशन एंड द कंफर्ट। अगर कोई मान लो वर्क प्लेस पर कोई घटना हो जाती है, उस व्यक्ति को हार्ट बीट है वो नहीं चल रही है या काम नहीं कर रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या करता है, हमें एक वेंटिलेशन स्थान पर लेके जाना चाहिए, खुले वातावरण में लेके जाना चाहिए ताकि वो सांस आराम से ले सके, और ऐसे कंफर्ट प्लेस पर उसको बैठाना चाहिए या फिर डालना चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A2 कीप गुड एयर सर्कुलेशन एंड कंफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइन स्टॉक। इन जो चित्र में जो लाइन स्टॉक दिया गया है उसका नाम क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक लाइन ऐसे जा रही है फिर उसको क्रॉस कर रही है, तो एक तरीके से क्या है कि क्रॉस हैचिंग स्टॉक है। तो इसका क्रॉस लाइन हो सकती है, हैचिंग की हुई है तो मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन को क्रॉस करना वो कहलाता है हैचिंग। तो ये हमारी क्रॉस हैचिंग स्ट्रोक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ थिन लाइन। पतली रेखा का जो संकेत है वो क्या है। तो पतली रेखा का जो संकेत है वो होता है फ्रैगिलिटी या भंगुरता। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेंसिल इज यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल यूज़ की जाती है वो ज़्यादातर यूज की जाती है 2H। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। तो पेंसिल में भी ग्रेडिंग होती है, सॉफ्ट पेंसिल है, हार्ड पेंसिल है और मीडियम पेंसिल है। तो जो 9H होती है वो सबसे हार्ड पेंसिल होती है और 9B जो होती है सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। तो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, तो ये सब कैटेगरी में आती है हार्ड कैटेगरी में। और 4H, 3H, 2H, 1H, HB, 1B, 2B या 1B तक आता है मीडियम में, फिर 2B से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये आता है सॉफ्ट कैटेगरी में। तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल यूज़ की जाती है वो की जाती है 2H पेंसिल। तो 2H पेंसिल कैसी पेंसिल है, एक मीडियम पेंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेंसिल इज बेस्ट फॉर एडिंग डार्क वैल्यूज टू द ड्राइंग पीसीज। ड्राइंग पीसीज में डार्क वैल्यू जोड़ने के लिए कौन सी पेंसिल है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ड्राइंग पीसीज में डार्क वैल्यू को जोड़ने के लिए जो पेंसिल यूज की जाती है या अच्छी मानी जाती है वो होती है हमारी 6B। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो 6B हमारी एक सॉफ्ट पेंसिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडिकेटेड एरिया ऑफ द डायग्राम। आरेख का संकेतिक क्षेत्र क्या है। तो एक चित्र दिया गया है और हमें एरो से पूछा गया है कि वो जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है। तो वो क्या है कि ग्रेफाइट है या लीड है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो पेंसिल में हम ग्रेफाइट यूज करते हैं या लीड यूज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सरफेस इज यूज फॉर पेंटिंग ऑफ ऑयल कलर। तेल के रंग के साथ पेंटिंग के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है।
तो तेल के रंग के लिए पेंटिंग करने के लिए जो स्याही यूज करते हैं वो होती है कैनवास। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। कैनवास एक तरीके से ऐसा मतलब एक कपड़े की फॉर्म में होता है। इट इज़ ए ड्यूरेबल प्लेन वोवन फैब्रिक यूजुअली मेड ऑफ कॉटन। ऐसा कपड़ा जो कॉटन का बना हो, तो उस कपड़े पर जो हम पेंटिंग करते हैं, ऑयल पेंटिंग करते हैं, ऑयल कलर करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है कैनवास। तो इट इज़ मेनली यूज टू क्रिएट द यार्न क्राफ्ट और द पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इज स्लो ड्राइंग पेंट। कौन सा रंग धीमी गति से सूखने वाला पेंट है। ऐसा कौन सा कलर है या ऐसा कौन सा रंग है तो जो सूखने में काफ़ी समय लेता है या उसकी जो सूखने की जो प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, तो वो पेंट है हमारा ऑयल कलर, तेल का रंग। तो ये क्या है कि सूखने में काफ़ी समय लेता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज एज ए प्राइमर ऑन कैनवास। कैनवास पर प्राइमिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो कैनवास पर प्राइमिंग के रूप में जो सामग्री हम प्रयोग में लेते हैं वो होती है हमारी टेक्सचर वाइट या बनावट सफ़ेद। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज टू कन्वे एन आइडिया और इमेज इन पेंटर्स माइंड। चित्रकारों के दिमाग में एक विचार या इमेज को व्यक्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो जो भी चित्रकार होते हैं उनके दिमाग में कोई चित्रकारी चल रही है या कोई इमेज चल रही है, तो उसको व्यक्त करने के लिए वो क्या करता है, स्केचिंग करता है या। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A2। तो स्केचिंग आपने देखा होगा कि किसी का भी चेहरा बनाया जाता है, कोई भी जो उसके दिमाग में चल रहा हो। जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे कि मैंने उसको देखा था, तो वो जो भी करता है, जो पेंटर्स होता है वो स्केचिंग करता है, उसका एक चित्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सप्रेसिंग इफेक्टिवली विदाउट स्पीकिंग, एक्टिंग एंड राइटिंग। बिना बोले, बिना कुछ किए, बिना अभिनय किए या बिना किसी लिखे प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने का नाम क्या है। तो वो कहलाता है स्केचिंग। तो स्केचिंग में हमें कुछ बोलना भी नहीं होता है, कुछ दिखाना भी नहीं होता, कुछ लिखना भी नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द वैनिशिंग पॉइंट लोकेटेड इन ए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। एक बिंदु परिक्षेप में लुप्त बिंदु कहाँ स्थित है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो ये जो बिंदु कहलाता है ये कहलाता है ऑन द होरिजन, क्षैतिज पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू ट्रीज एंड बिल्डिंग लुक लाइक आफ्टर यू वॉक अवे। आपके दूर जाने के बाद पेड़ या इमारतें कैसी दिखती है। तो जब भी हम किसी चीज़ को दूर से देखते हो, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो पेड़ हो, तो वो हमें क्या है, छोटा दिखाई देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 आईज ऑफ द ह्यूमन फेस। मानव चेहरों की 2 आंखों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो जो हमारी आंखें हैं, तो आंखों के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है 1 आई गैप, एक आंख का फैसला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ ए फीमेल इन प्रोपोर्शन टू हर हेड। एक महिला की ऊंचाई उसके सिर के अनुपात में क्या होती है। तो जो भी महिला की इकाई होती है, जो महिला की जो हाइट होती है वो हेड के कंपैरिजन में कितनी होती है। तो वो होती है 7.5 टाइम्स, 7.5 गुना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। तो ये रेशो होता है हाइट का और हेड का, जो भी महिलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज फॉर स्मूथ शेडिंग। चिकनी छायांकन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो स्मूथ शेडिंग के लिए जो हम टूल यूज करते हैं वो हम करते हैं कॉटन डूड्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर्स आर यूज फॉर कलर शेडिंग विद द हेल्प ऑफ ए फिंगर। उंगली की सहायता से रंगों को किस रंग के रंगों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये होता है ड्राई पेस्टल। तो ड्राई पेस्टल जो होता है उंगली की सहायता से हम इसमें रंगों को मिलाते हैं और रंगों को लगाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो एक तरीके से सूखा पेंट होता है जिसके अंदर हम पानी डालकर उसको पहले मिलाते हैं ताकि वो लेप की फॉर्म में बन जाए। फिर जहाँ भी हमें पेंटिंग करने तो हाथ की हेल्प से ही हम पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ स्केचिंग। स्केचिंग का जो मूल आधार है वो क्या है। तो स्केचिंग का जो मूल आधार होता है वो होता है लाइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी। मानव और पशु शरीर की संरचना का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो मानव या ह्यूमन और एनिमल जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हमारा कहलाता है एंटोनोमी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो एंटोनोमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज फॉर ड्रा लाइन इन पेंटिंग वर्क। पेंटिंग कार्य में रेखाएं खींचने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो पेंटिंग कार्यों में रेखाओं को खींचने के लिए या लाइन को खींचने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्केचिंग टूल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग येलो एंड ब्लू। पीला और नीला कलर आपस में मिलकर है वो किस कलर का निर्माण करते हैं। तो जब भी येलो और ब्लू कलर को हम आपस में मिक्स करते हैं तो जो कलर फॉर्म होता है वो होता है ग्रीन या हरा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ रेड एंड येलो। लाल और पीले रंग को अगर जब मिलाया जाता है तो कौन सा कलर है वो बनता है। तो जब भी हम लाल और पीले कलर को या रेड या येलो कलर को जब मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है वो बनता है हमारा ऑरेंज या संतरी कलर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हाट इज नोन एज ब्लैक एंड वाइट कलर। काले और सफ़ेद रंग को किस अन्य रूप में जाना जाता है। तो जो ब्लैक एंड वाइट कलर होता है उसी का दूसरा नाम होता है स्पॉटिंग कलर्स या सहायक रंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इवोक ए कूल फीलिंग। कौन सा रंग एक शांत भावना पैदा करता है। तो कौन सा कलर है जो शांत भावना को पैदा करता हो। तो ये कलर है हमारा ग्रीन एंड ब्लू। हरा और नीला कलर है वो शांत भावना को प्रकट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। जो प्राथमिक जो रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो प्राथमिक कलर्स होते हैं वो होते हैं हमारे येलो, रेड एंड ब्लू। पीला, लाल और नीला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। इसी तरीके से सेकेंडरी कलर होते हैं वो होते हैं पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। तो जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं येलो, रेड, ब्लू। इसी तरीके से सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो होते हैं पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू कलर्स ऑन मिक्सिंग प्रोड्यूस टेरिटरी कलर्स। जब दो कलर को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक तीसरा कलर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो जो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक कलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ कलर हार्मोनी आर देयर। जो हार्मोनी रंग है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली जो हार्मोनी कलर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। एक होता है जैसे कूल कलर होता है, वार्म कलर होता है, एक स्प्लिट होता है, एक टेट्रेडिक और स्क्वायर, ये दोनों एक ही है। तो एक तरीके से जो कलर हार्मोनी होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है कूल कलर जो ठंडे, वार्म गर्म, और एक होता है स्प्लिट कलर, एक होता है टेट्राडिक एंड स्क्वायर। तो जो हमारे कूल कलर होते हैं वो होते हैं ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। जो कूल कलर होते हैं हमारे, मैं लिख देता हूँ आपको, जो कूल कलर होते हैं वो होते हैं ब्लू,
ग्रीन, पर्पल। तो ये तो हमारे होते हैं कूल कलर। जो वार्म कलर होते हैं वो हमारे होते हैं येलो, रेड, ऑरेंज। तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कूल कलर होते हैं ब्लू, आप लिख लेना अपनी बुक में तब याद कर लेना। कूल कलर होते हैं ब्लू, ग्रीन, पर्पल। वार्म कलर होते हैं येलो, रेड, ऑरेंज। प्राइमरी कलर होता है येलो, रेड, ब्लू। सेकेंडरी कलर होता है पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। तो ये मेजर डिफरेंस होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होता है। प्राइमरी कभी आप कूल कलर समझ बैठो उनको, तो प्राइमरी कलर्स अलग होते हैं, सेकेंडरी अलग, स्कूल अलग, और वार्म कलर्स है वो अलग होते हैं। तो दोबारा बता देता हूँ, प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे येलो, रेड, ब्लू। सेकेंडरी कलर होते हैं पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। कूल कलर होते हैं ब्लू, ग्रीन, पर्पल। और वार्म कलर होते हैं येलो, ऑरेंज, रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट कलर ऑफ येलो ऑन द कलर व्हील। जो रंग पहिए पर जो पीला रंग का जो विपरीत कलर होता है वो कौन सा होता है। तो जो कॉन्ट्रास्ट कलर ऑफ येलो होता है वो कलर व्हील के ऊपर ये होता है हमारा वॉयलेट या बैंगनी कलर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द अपोजिट कलर ऑफ ब्लू ऑन द कलर व्हील। जो पहिए रंग पर नीले रंग का जो विपरीत रंग होता है वो कौन सा होता है। तो जो कलर व्हील के ऊपर जो ब्लू कलर का जो अपोजिट कलर होता है वो होता है ऑरेंज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कलर स्कीम इज शोन इन द कलर व्हील। तो ये कलर व्हील है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसका अपोजिट क्या कलर होता है। तो ये कलर व्हील का ही डायग्राम दिया गया है। इस रंग के पहिए में कौन सी रंग योजना दिखाई गई है। तो इसमें जो रंग योजना दिखाई गई वो दिखाई है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है कि इट इज़ आर दोज ऑन आइदर साइड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या कलर कॉम्प्लीमेंट्री, और ईच कलर हैज़ करस्पॉन्डिंग कलर दैट इज अपोजिट टू द व्हील। तो ये हमारे होते हैं सप्लीमेंट्री कलर्स। जैसे येलो कलर के बताए तो येलो का होगा येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज। तो ये हमें देखना है कि येलो कलर के करस्पॉन्डिंग जो कलर है वो कौन सा है। तो येलो कलर के करस्पॉन्डिंग है, एक है येलो ग्रीन, एक है येलो ऑरेंज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ये येलो कलर है तो येलो कलर के करस्पॉन्डिंग कलर एक तो क्या है, एक ऑरेंज येलो है, एक ग्रीन येलो है। तो येलो कलर मेन है, येलो के साथ जो साइड वाला कलर है उसका करस्पॉन्डिंग कलर वो क्या है, एक है येलो ग्रीन, एक है येलो ऑरेंज। तो इसी तरीके से जैसे ग्रीन कलर को मैं लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ग्रीन येलो और ग्रीन ब्लू। तो ये कहलाते हैं हमारे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो मैंने मान लो आपको ग्रीन दिया तो आपको ये जो क्या कहते हैं इसको, जो कलर व्हील है ये आपको मेमोराइज करना है। वो आपसे अपोजिट कलर भी पूछ सकता है कि कौन सा कलर है वो किसके अपोजिट है, या कौन सा कलर है वो करस्पॉन्डिंग कलर है, मतलब साइड वाला कलर है। तो इसको हम याद कर कर किसी भी, अगर एग्जामिनर किसी भी तरह का हमसे क्वेश्चन पूछता है तो आसानी से हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कलर स्कीम इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम ऑफ द कलर व्हील। रंग पहिए में आरेख में किस रंग को इंगित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कूल कलर स्कीम। तो कूल कलर होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, कूल कलर होते हैं ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो इसमें वही चीज़ दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी कलर आर यूज इन स्प्लिट कॉन्ट्रास्ट स्कीम। स्प्लिट कॉन्ट्रास्ट स्कीम में कितने रंगों का उपयोग किया जाता है। तो स्प्लिट कॉन्ट्रास्ट स्कीम में जहाँ मेनली क्या है कि 3 कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन ए 3। तो साथियों ये 38 क्वेश्चन थे हमारे ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड। अब जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। तो इकाइयों की जो प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है फंडामेंटल सिस्टम, एक होता है ड्राइव सिस्टम।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, इनमें से जो मूलभूत इकाइयाँ हैं वो कौन सी है। तो जो हमारी फंडामेंटल्स यूनिट होती है वो होती है लेंथ, मास एंड टाइम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2, लंबाई, द्रव्यमान और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिनोट्स द लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर है वो क्या दर्शाता है। तो एमकेएस में एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि एम का क्या मतलब, तो एम स्टैंड फॉर मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में होते 25.4 मिलीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन। तो हमें डेसिमल के बाद डिजिट काउंट कर लेने कि डेसिमल के बाद और डिजिट कितने हैं, 3 0 है, 6 5 9 है। तो इसका मतलब डेसिमल या दशमलव के बाद कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट है। तो इसलिए जो ऊपर आएगा वो आएगा ये और नीचे आ जाएगी 6 zeros। तो ये जो जिस ऑप्शन में होगी वो हमारा राइट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 एंड 0.5, इनका गुणनफल क्या है। तो जब भी हमें किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करनी हो तो सिंपल हमें डेसिमल को भूल जाना है। तो डेसिमल को जब हम भूलेंगे तो एक तरफ क्या है, एक तरफ 3 है और एक तरफ 5 है। तो 3 5 15, तो यह 15 आ गया। अब हमें दोनों में डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करना है। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3, यहाँ कितने डेसिमल के बाद 1, तो टोटल डिजिट हो गए 4। तो 2 डिजिट तो ये हो गए, 2 को हम 0 से कंप्लीट कर लेंगे, 4 डिजिट हो गए, फिर आएगा डेसिमल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर हम सिंबल्स का उपयोग करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। चित्र में दिखाए गए पारंपरिक के प्रतीक, जो सामग्री के प्रतीक है उसको चित्र को पहचानना है। तो चित्र में जो सिंबल दिया गया है वो सिंबल है किसका, वो है वाटर का, तो या पानी का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो चित्र में जो सिंबल दिया गया है वो किसका प्रतीक है, वो है लकड़ी का या वुड का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चित्र में दिखाए गए उपकरणों का नाम पहचानिए। तो ये क्या है, प्रोटेक्टर है या फिर चांदा है, जिसके द्वारा हम एंगल को मेजर करते हैं और एंगल को ड्रा भी करते हैं। एंगल को मापने और एंगल को बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर या चांदा का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का नाम बताइए। तो 2 तरह की सेट स्क्वायर होती है, एक होती है 30 60 90, एक होती है 90 45 45। तो ये जो चित्र में जो दी गई है ये हमारी 45 सेट स्क्वायर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपास इज यूज टू ड्रा फॉर। जो कंपास है उसका उपयोग है किस चीज़ को ड्रा करने के लिए करते हैं। तो जो प्रकार होता है या कंपास होता है उसका उपयोग हम वृत्त या सर्कल को ड्रा करने के लिए या कोई भी आर्क बनाने के लिए हम कंपास का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक की जो स्थिति है वो सही है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टाइटल बॉक्स होता है, टाइटल बॉक्स हमेशा बॉटम राइट में आता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1। तो बॉटम राइट में टाइटल बॉक्स की पोजीशन को रखा जाता है। टाइटल बॉक्स में हम रोल नंबर, ड्राइंग नंबर या उसके हमने क्या डायमेंशन यूज़ की है, तो नाम वगैरह हम जो लिखते हैं वो सब किसके अंदर लिखते हैं, वो लिखते हैं हम टाइटल बॉक्स के अंदर। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। जो अब जो क्वेश्चन आएंगे 25 वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। टू बी इन ए जॉब और वर्क इज, नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है।
अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, तो इसका मतलब आपके पास रोज़गार है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू डू इज, करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्किल या कौशल। तो द एबिलिटी टू डू इज ए स्किल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। जब भी हम किसी काम को करते हैं, अगर हमें सीखने की इच्छा है, हमारे अंदर डेडिकेशन है, तो वो हमारी कहलाती है स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति, अगर उसकी सोच ऐसी है कि मुझे जीवन में ग्रो करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो वो हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखो, मतलब आज जीवन में आगे बढ़ता है। अगर उसको उसकी कोई मतलब कुछ एक हर एक व्यक्ति के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं, तो वो वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है और चेंज करता है, बदलता है, बहुत सी चीज़ें सीखता है। अगर उसको कोई स्किल नहीं आ रही तो सीखने की कोशिश करता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखो करने के लिए तैयार रहता है। पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू ग्रो, चेंज एंड लर्न। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉब दैट हैव बिकेम आउटडेटेड इन द लास्ट 5 ईयर या पास्ट 5 ईयर, जो नौकरियां पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। तो आजकल आपने देखा होगा कि लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है। अगर आज से 10 से 15 साल पहले की बात करता हूँ तो 1-2% लोगों के पास ही मोबाइल फ़ोन होते थे। तो किसी भी व्यक्ति को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं बात करनी होती थी तो वो क्या करता था, STD बूथ पर जाता था। तो STD बूथ क्या होता है कि सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग, तो वहाँ जाकर बात करता था और जितनी मिनट बात करता था उसके हिसाब से वो जो भी शॉपकीपर वहाँ बैठा रहता था या STD बूथ को जो संचालन करता था वो उसके बदले, कॉल के बदले रुपए देता था। तो इसका मतलब जो व्यक्ति STD बूथ को चला रहा था वो रोज़गार में था, कुछ मतलब काम कर रहा था, उसके पास रोज़गार था, तो ये कह सकते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो गया है, तो STD बूथ है वो लगभग बंद हो चुके हैं। तो जो आदमी पहले रोज़गार में था आज वो बेरोज़गार हो गया। तो इसका मतलब जो वहाँ नौकरियाँ थी एक तरीके से, लेकिन आज वो नौकरियाँ ख़त्म हो गई है। तो ऐसी नौकरी जो पिछले लगभग 5, 7, 10 वर्षों में पुरानी हो चुकी है वो है हमारी STD बूथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू गेट एम्प्लॉयड, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोज़गार पाने में मदद करते हैं। तो 21वीं सदी में अगर आपके पास कोई स्किल है, चाहे वो मैसनरी की स्किल हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कारपेंट्री की, तो अगर कोई भी रिसेशन आता है, जैसे कोरोना की महामारी आई थी, तो लोग क्या है कि जहाँ पे भी कार्यरत थे वहाँ नहीं जा सकते थे, अपने घर पे ही रह सकते थे। लेकिन जिस एरिया में वो रह रहे थे, अगर वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में कोई समस्या आती है और उस बंदे के पास स्किल थी तो वो अपना आसानी से खर्चा निकाल सकता था, अपना घर चला सकता है। तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप भूखे नहीं मरोगे। मार्केट में कुछ भी चेंज आ जाए, कोई रिसेशन आ जाए, कोई महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप हमेशा जॉब में रहोगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या है? तो नैतिकता का अर्थ होता है डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, यह तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये हमारा कहलाता है नैतिकता या एथिक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज आर, तो वैल्यूज क्या होती है? तो वैल्यूज होती है कि कितने लोग हमें समाज में लाइक करते हैं, हमारी समाज में क्या वैल्यू है, क्या मोटिवेशनल पावर है, क्या हमारा कैरेक्टर है समाज में, तो क्या हम कितने मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो ये कहलाती है हमारी वैल्यूज या मान। तो वैल्यूज आर मोटिवेट अवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करना ही हमारा वैल्यू कहलाता है या मान कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है वो क्या कहलाता है? तो आपने लोअर क्लास की जो बुक देखी होगी, जब भी आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, तो जो प्रेजेंबल्स है या प्रस्तावना है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखा होता था।
तो द प्रिजिम्बल इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। अनुचित पद को हमें पहचानना है। तो एक जो टर्म है वो अनुचित है या ओड है। जैसा कि आपने सुना होगा कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, जल, वायु और ध्वनि पोल्यूशन होता है, लेकिन हरित पोल्यूशन या ग्रीन पोल्यूशन कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स और नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता, तो ऐसा देश क्या कहलाता है। द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन एंड नो रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स दैट इज कॉल्ड द सेकुलर कंट्री या धर्मनिरपेक्ष देश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जो मुख्य परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग है किसी भी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या होती है, इंडस्ट्री के अंदर होती है। तो इंडस्ट्री में जो भी रिवॉल्यूशन आता है वो मैन्युफैक्चरिंग में एक रिवॉल्यूशन आता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज ए मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। उद्योग क्रांति में मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन। पहली जो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो होती 18वीं सदी में या 18th सेंचुरी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्ड स्किल। जो कठिन कौशल है वो क्या है। अगर हमें कोई सी लैंग्वेज सीखनी हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी कुछ भी हो, तो हम आसानी से सीख जाते हैं। अगर हमें टाइम को मैनेज करना हो, कोई चीज़ टाइम पर नहीं हो पा रही है तो हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कोई हमें नई स्किल सीखनी है तो हम आसानी से जल्दी से सीख जाते हैं। लेकिन 60 वर्ड टाइपिंग करना, 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना एक हार्ड स्किल मानी जाती है, क्योंकि जनरली आमतौर पर लोग 30, 35, 40 तक कर पाते हैं। रेयरली 1-2% ही होंगे जो इतने अचीव कर पाते हैं 45-50 तक। तो जो 60 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग स्पीड है वो एक हार्ड स्किल मानी जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर हमें अपने आप को विकसित करना है तो सबसे पहले हमें खुद को पहचानना होगा या खुद को जानना होगा। हमें ये जानना होगा कि हमारे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या क्या हमारे वीक पॉइंट है, और वीक पॉइंट पर हमें काम करने की आवश्यकता होगी। तो वीक पॉइंट जितने भी उसको हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा और जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को विकसित करने के लिए हमें खुद को पहचानना होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। बुरी आदतों को छोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन क्या होता है। कि कोई भी चीज़ है या कोई भी जो हमने टास्क ली या दी तो वो समय पर कंप्लीट हो, तो वो कहलाता है टाइम मैनेजमेंट। जो हमने टाइम बाउंड कर दिया उस टाइम के अंदर वो टास्क कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब टाइम है वो मैनेज है। तो टाइम मैनेजमेंट इज या समय प्रबंधन कहलाता है कोई भी कार्य अपना समय पर पूरा करे। कंप्लीट योर टास्क ऑन ए टाइम इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिज्यूम शुड बी। रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो रिज्यूम हमेशा छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर आप मान लो सपोज करो हमने 3 से 4 पेज का रिज्यूम बना लिया, जब भी हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो रिक्रूटर क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी कमियां निकालेगा उसके अंदर। हो सकता है हमने कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी हो जो हमें नहीं आती हो, तो हमारे जो चांसेस है वो घट जाते हैं इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के, जॉब पाने के लिए। तो रिज्यूम हमेशा छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है वो क्या कहलाता है। तो जब भी आपकी जॉब लगती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी जो कर्तव्य होते हैं जो आपको निभाने हैं, तो उसका एक रिटन डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाता है। तो वो कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन या नौकरी का विवरण। की नौकरी में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ड्यूटीज और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा। तो जब भी आपके पास इंटरव्यू कॉल आती है तो आप क्या करेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। डैश एनिमल डू यू लाइक, तो विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन से एनिमल या कौन से पशु को पसंद करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। दिए गए वाक्यों में रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। तो जब भी हम दो नाम लिखते हैं तो दो नाम के बीच में हम एंड लगाते हैं। अगर दो या दो से अधिक नाम हो जाते हैं तो हम कोमे लगाते चले जाते हैं। तो रोहन कोमा डेविड